अस्सलाम वालेकुम। आज जो चैप्टर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दैट इज़ द एंजाइम, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ आते हैं और पीएमडीसी की तरफ से जो हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। बेसिकली हमने इस चैप्टर के अंदर सारा कुछ ही यहाँ पर डिस्कस करना है सिवाय एक टॉपिक के जिसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम। ठीक है, वो हमने एक्सक्लूड करना है। बाकी जितना भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो सारे का सारा इंक्लूड है। जैसे कि हमारे पास पहला टॉपिक आता है कि डिस्क्राइब द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर ऑफ एंजाइम। फिर हमने पढ़ना है मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। इसमें हमने हमारे पास जो लॉक एंड की मॉडल है या फिर इंड्यूस्ड फिट मॉडल है ये भी हमने यहाँ पे दोनों करने हैं। फिर हमने जो फैक्टर हैं इफेक्ट करते हैं एंजाइम के एक्शन के ऊपर वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस करने हैं। और लास्ट पे हमारे पास आता है जी इनहिबिटर, और उसके साथ में हम टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। मीन टू से कि इस चैप्टर के अंदर हमने सारा कुछ पढ़ना है। सो अब हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं अपना लेक्चर। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी लाजमी करें। सबसे पहले जो है वो हम डिस्कस करते हैं एंजाइम का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है। पहले हम डेफिनेशन पर नहीं आते, पहले जो है वो हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, इसकी पहले हिस्ट्री देखेंगे, फिर बाद में जो है वो हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर आएंगे। डू यू एवर थॉट कि हमारी जो आइज़ होती हैं, ठीक है ना, हम आइज़ से क्या करते हैं, देखते हैं। तो हमारी आइज़ को क्या चाहिए भाई, हमारी आइज़ को एनर्जी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से हम क्या है कि हम हाथों से लिखते हैं तो हमारे हैंड्स को क्या है, हमारे हैंड्स को भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। इसी तरह से हम अपने कानों से जो है वो सुन रहे हैं तो हमारे एयर्स को भी क्या है कि एनर्जी चाहिए। और अगर आप लोग ज़रा गौर करें ना तो ये सारा कुछ एट अ टाइम हो रहा है। अभी की एग्जांपल ले लो, आप लोग लेक्चर सुन रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग आंखों से देख रहे हैं, हाथों से नोट्स बना रहे हैं और कानों से सुन रहे हैं, और ये एट अ टाइम में इतने सारे जो हमारे ऑर्गन्स हैं ये इन्वॉल्व हैं और इन सब को जो है वो एनर्जी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये सारे के सारे क्या है, एट अ टाइम हो रहे होते हैं। बॉडी में ये सब कुछ एट अ टाइम हो रहा होता है तो कुछ तो ऐसा चल रहा है बॉडी में कि जिसकी वजह से हमारा बॉडी स्मूथली फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। और वो क्या चीज़ है जो हमारी बॉडी में हो रही होती है, वो है जी हमारी बॉडी में होने वाले क्या चीज़, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हमारी बॉडी में क्या हो रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। सपोज करो हम एक वेल नोन केमिकल रिएक्शन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, हम यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस की बात कर लेते हैं। अब ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली क्या है कि ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की हम यहाँ पर ग्लूकोज की क्या करते हैं, जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं। कैसे, सपोज कर लो मेरे पास ये क्या है, ये एक 6 कार्बन कंपाउंड है C6H12O6, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, जब हमें एनर्जी चाहिए होती है तो यही ग्लाइकोलाइसिस का जो रिएक्शन है परफॉर्म होता है। अब इस रिएक्शन को, इस ग्लाइकोलाइसिस को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में, और किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वाटर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। और साथ ही साथ यहाँ से हमारे पास हमें क्या मिल रही होती है, सॉरी हमें मिल रही होती है ATP। ठीक है, हमें ATP मिल रही होती है। लेकिन यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ना, ठीक है, अब ये इस रिएक्शन के साथ है यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि ये रिएक्शन क्या हो रहे होते हैं, स्लो हो रहे होते हैं। लेकिन हमारे बॉडी को ये स्लो रिएक्शन नहीं चाहिए। हमारा बॉडी जो है वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि इसको स्लो रिएक्शन जो है वो चाहिए, क्योंकि अगर रिएक्शन स्लो होगा ATP जो है वो बहुत ही स्लो बनेगी, और जब ATP स्लो बनेगी तो हमारे ऑर्गन्स तक भी बहुत स्लो पहुंचेगी, और जब ऑर्गन्स तक स्लो पहुंचेगी तो हमारे ऑर्गन जो हैं वो भी स्लो फंक्शन परफॉर्म करेंगे। सपोज कर लो कि अगर आप अभी लिख रहे हो, ठीक है ना, और एक लाइन में आप लोगों ने सपोज कर लो 7 वर्ड्स लिखने हैं, और अगर रिएक्शन स्लो हो रहे हैं, ATP स्लो मिल रही है, तो आप लोग क्या करोगे, एक लफ्ज़ लिखोगे, रुक जाओगे, फिर जब एनर्जी मिलेगी फिर स्टार्ट हो जाओगे, फिर लिखोगे, फिर जो है वो स्टॉप कर जाओगे। तो यूं क्या है कि हमारा बॉडी स्मूथली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो हमारे बॉडी को स्लो रिएक्शन नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फास्ट रिएक्शन। लेकिन ये फास्ट रिएक्शन कराने के लिए हमें जो है वो किसी एक सब्सटेंस की ज़रूरत पड़ती है। हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें एक केमिकल सब्सटेंस की ज़रूरत पड़ती है। अब यही केमिकल सब्सटेंस क्या करता है, इस रिएक्शन को फास्ट कर देता है। ठीक है, अब इस केमिकल सब्सटेंस का कोई ना कोई नाम तो होगा। यस, इसका हमारे पास नाम क्या है, वो है जी
कैटालिस्ट। ठीक है, अब ये जो कैटालिस्ट होते हैं ये क्या होते हैं कि एवरीथिंग विच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, कुछ भी हो सकता है हमारे पास कैटालिस्ट, लेकिन शर्त ये है कि अगर वो केमिकल रिएक्शन को फास्ट करता है सो हम उसको क्या कहेंगे, कैटालिस्ट कहेंगे। अगर तो हमारे पास जो कैटालिस्ट है, ठीक है ना, अगर हम सपोज कर लो लैब के अंदर हैं, ठीक है ना, और लैब के अंदर हमारे पास जो है वो कोई रिएक्शन चल रहा है, ठीक है, और अगर हम इस कैटालिस्ट को लैब के अंदर यूज़ करेंगे तो इसका नाम कैटालिस्ट ही रहेगा। ठीक है, लैब के बाहर यानी कि आउटसाइड द बॉडी अगर हो रहा है तो तब हम ये जो केमिकल सब्सटेंस प्रोवाइड करेंगे तब इसका नाम कैटालिस्ट ही रहेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, जब हम बात करते हैं कि इसकी लिविंग बॉडी की, ठीक है ना, किसकी बात करते हैं, इनसाइड लिविंग बॉडी में, ठीक है ना, इनसाइड लिविंग बॉडी में कोई रिएक्शन चल रहा होता है तो इस कैटालिस्ट को हम क्या कहते हैं, इस कैटालिस्ट का नाम फिर चेंज करके हमारे पास क्या हो जाता है, बायो कैटालिस्ट, क्योंकि वो किस में हो रहे हैं, वो बॉडी के अंदर हो रहे हैं, सो दैट्स वाई हम उसको क्या कहते हैं, बायो कैटालिस्ट कहते हैं। और इन्हीं बायो कैटालिस्ट का हमारे पास दूसरा नाम क्या होता है, एंजाइम। ठीक है, समझ आ गई। एंजाइम क्या होते हैं कि हर वो चीज़ जो क्या करती है, जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करती है, ठीक है, बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आ गया, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, अगली स्लाइड्स के अंदर मैं आप लोगों को इसके ऊपर डिटेल से बताऊंगी कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। बस अभी आप लोग इतना समझ लो कि जो हमारे पास एंजाइम है वो क्या होते हैं, ऐसे बायो कैटालिस्ट होते हैं जो कि किसी भी रिएक्शन को क्या कर देती हैं, फास्ट कर देते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया कि एंजाइम क्या होते हैं। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को जो है वो एंजाइम के बारे में हिस्ट्री बताती हूँ कि पहला जो एंजाइम है वो किस तरह से जो है वो डिस्कवर किया गया। ठीक है, किसने डिस्कवर किया, उसका नाम क्या रखा गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं किस चीज़ की, कि जब एंजाइम जो है फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ था ना तो उसका नाम एंजाइम नहीं रखा गया था, पता भी नहीं था कि ये एंजाइम है। ठीक है, बस क्या था कि उसको जैसे डिस्कवर किया, ठीक है, तो बाद में उसका नाम पड़ा था क्या चीज़, एंजाइम। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि बच्चा पहले इस दुनिया में आता है उसके बाद ही उसका नाम रखा जाता है, सेम इसी तरह से एंजाइम जो है पहले डिस्कवर हुआ, नाम उसका जो है वो बाद में रखा गया। तो एंजाइम पहले आया, नाम बाद में रखा गया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हु डिस्कवर द फर्स्ट एंजाइम। ठीक है, अब वो कौन थे जिन्होंने पहला एंजाइम जो है वो डिस्कवर किया था। हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम हमारे पास क्या है, जिसका नाम हमारे पास है पाइन। ठीक है, पाइन ने 1833 को जो है वो एक एंजाइम जो है वो डिस्कवर किया। एंजाइम का नाम नहीं रखा गया था। ठीक है, पाइन ने क्या किया, एंजाइम को डिस्कवर किया और उस एंजाइम को उसने क्या नाम दिया, डायास्टेज का नाम दिया। ठीक है, डायास्टेज। अब ये जो डायास्टेज था ना, ठीक है ना, ये क्या करता था, ये जो है ये एक्ट करता था किस चीज़ के ऊपर, स्टार्च के ऊपर। ठीक है ना, स्टार्च को ये किस में कन्वर्ट कर देता था, माल्टोज के अंदर। ठीक है ना, स्टार्च बेसिकली क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, इसको फिर किस में कन्वर्ट कर दिया जाता था, माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता था। फिर हमारे पास क्या हुआ कि एक और साइंटिस्ट आए। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पाइन था इन्होंने कब डिस्कवर किया था, 1833 को। फिर उसके काफ़ी अरसे के बाद, ठीक है ना, काफ़ी अरसे के बाद कब, हमारे पास 1877 को एक और साइंटिस्ट आए जिसका नाम क्या था, डब्ल्यू कोहने। ये डब्ल्यू कोहने थे, ठीक है ना, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने नेम दिया था। ठीक है ना, जिन्होंने नेम दिया था क्या चीज़, एंजाइम। इन्होंने कैसे नेम दे दिया, इन्होंने जब ये डिस्कवरी कर रहे थे, जब ये रिसर्च कर रहे थे तो ये किसी के यीस्ट के ऊपर काम कर रहे थे जो कि एक फंजाई है। ठीक है, तो फंजाई के अंदर उनको क्या दिखा, ये हमारे पास क्या दिखे, ये बायो कैटालिस्ट दिखे। ठीक है, अब ये जो हमारे पास एंजाइम है ना, दो वर्ड का कंपैरिजन है। ठीक है ना, इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है इनसाइड, और जाइम किसको बोलते हैं, जाइम कहते हैं यीस्ट को। तो सबसे पहले जो एंजाइम देखे गए थे वो यीस्ट के अंदर देखे गए थे, सो दैट्स वाई डब्ल्यू कोहने ने इसका नाम ही क्या रख दिया, एंजाइम रख दिया। ठीक है, तो ये था कि एंजाइम का नाम जो है वो एंजाइम कैसे रखा गया, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। अब ये तो थे हमारे पास क्या चीज़ के किस तरह से इसकी जो है वो हिस्ट्री बताई, किस तरह से नाम रख दिया गया। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि बाद में जब इंजाइम जो है वो डिस्कवर होते गए तो यहाँ पर उनको डिफरेंट टाइप से अलग अलग नाम रखे जाने लगे। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास कुछ मेथड्स थे जिनके थ्रू जो है वो इंजाइम के नाम रखे जाने लगे। तो हमारे पास क्या है कि फर्स्ट मेथड है, ठीक है ना। फर्स्ट मेथड में क्या था कि इंजाइम को हमने क्या करना है, नाम देना है। लेकिन कैसे दें, हम क्या करें कि इसके लास्ट पे, एंजाइम के लास्ट पे हम एक वर्ड लगा देते हैं एज, ठीक है ना। एंजाइम के नेम के लास्ट पे एक वर्ड लगा देते हैं हम एज। एज के लगाने से हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास ये क्या है, एंजाइम है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एग्जांपल में हमारे पास क्या है, हमारे पास है जी सुक्रेज है। इसी तरह से हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोलेज है। ठीक है, हमारे पास क्या है, हाइड्रोलेज है। और हमारे पास क्या है, प्रोटीएज है। तो यूँ इस तरह से हमने क्या किया, इन सब के लास्ट पे एज लगाया। एज लगाने से हमें पता चल गया कि ये क्या है, ये हमारे पास इंजाइम है। अच्छा, फिर सेकंड मेथड में हमारे पास क्या हुआ, सेकंड मेथड में हमने कहा कि हम इंजाइम को नेम दे देते हैं बाय प्लेस। ठीक है, यानी कि इंजाइम जहाँ से डिस्कवर हो रहा है, जिस जगह से डिस्कवर हो रहा है, हम उसी जगह से उसको नाम दे देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एक प्लेस का नाम है फाइकस। ठीक है ना, फाइकस, उसके नेम से हमारे पास एक इंजाइम का नाम रखा गया था फाइसिन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि ये नाम जो है बड़ा ही अजीब है, क्योंकि देखो हमारी दुनिया में कितने सारी कंट्रीज़ है और हर कंट्री में क्या ये फाइकस नेम की कोई जगह होगी, किसी एक कंट्री में होनी है ना। अब सारी कंट्रीज़ में थोड़ी ना होगी। तो ये जो है इसको रिजेक्ट किया गया बाद में। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आता है, एक थर्ड मेथड आता है। ठीक है, हमारे पास एक थर्ड मेथड आता है। उस थर्ड मेथड में क्या बताया गया कि हमने इंजाइम को नाम देना है बाय देयर फंक्शन। ठीक है, अब इंजाइम जो भी काम कर रहा होगा उसके अकॉर्डिंग उसको हम नाम दे देंगे। तो हम उसको बाय फंक्शन उसका नाम प्रोवाइड कर देंगे। जैसे कि हमारे पास एक इंजाइम है, मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि ऑक्सीडो रिडक्टेज इंजाइम। अब देखो यहाँ पर क्या है कि दो वर्ड हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज, यानी कि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है। तो ये इंजाइम क्या करेगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कराएगा। तो ये उसको उसके फंक्शन के बेस पर उसको जो है वो नाम प्रोवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो ये थी हमारे पास क्या चीज़, हिस्ट्री और उसको नेम प्रोवाइड करने का मैकेनिज्म। अब यहाँ पर हम जो है वो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट में स्ट्रक्चर ऑफ इंजाइम। जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन है कि इंजाइम आर दी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंड देयरफॉर स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। अब देखो इसका क्या मतलब है, मैंने ये तो बता दिया कि ये हमारे पास क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं और ये रिएक्शन को क्या कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं। ये मैंने आप लोगों को बता दिया। लेकिन विदाउट बीइंग कंज्यूम, इसका क्या मतलब है, देखो मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल देती हूँ आउटवे के अंदर के। सपोज कर लो कि दो बंदों की लड़ाई हो रही है, ठीक है ना, और वो मुँह मारी कर रहे हैं, ज़बान से एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन वो हाथापाई नहीं कर रहे। अब ये चीज़ जो है वो कोई तीसरा जो है वो नोटिस कर रहा होता है, ठीक है ना, और वो तीसरा बंदा आता है, किसी एक पर्सन के कान में कुछ कहता है कि जिससे क्या होता है कि जो दो बंदे लड़ रहे थे ना, उनमें जो लड़ाई है वो इंटेंस हो जाती है। वो बंदा भड़क जाता है उसकी बात को सुनने के बाद। वो फिर जो ज़बान से एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे, अब वो हाथापाई शुरू कर देंगे। ठीक है ना, मतलब क्या है कि पहले लड़ाई हो रही थी लेकिन वो इतनी इंटेंस नहीं थी, लेकिन अब जो लड़ाई हो रही है वो ज़्यादा इंटेंस है। तो तीसरा बंदा उसने क्या किया, उसने जो है वो आग लगाने का काम किया और फिर वो खुद फरार हो गया। सेम इसी तरह से इंजाइम भी क्या करते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप भी करते हैं, लेकिन वो खुद यूज़ नहीं होते। ठीक है ना, खुद वो यूज़ नहीं होते। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, कि हमारे पास जो इंजाइम होते हैं ना वो किस चीज़ के मिलके बने होते हैं, वो बने होते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन के बने हुए हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है ना, अब अगर हम यहाँ पर देखें कि जो हमारे पास इंजाइम होता है, इंजाइम के स्ट्रक्चर में आप लोगों को क्या दिखता है, एक स्मॉल डिप्रेशन दिखता है। ठीक है, स्मॉल डिप्रेशन दिखता है। उस डिप्रेशन को हम क्या कहते हैं,
एक्टिव साइट कहते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर बना के अभी आपको दिखाती हूँ। सपोज करो ये मेरे पास है जी इंजाइम। ठीक है, अब ये इंजाइम है और इंजाइम में आपको ये डिप्रेशन दिखाई दे रहा है। इस डिप्रेशन को मैं क्या नाम दे रही हूँ, इस डिप्रेशन को मैं नाम दे रही हूँ एक्टिव साइट का। अब इसको एक्टिव साइट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर इस होल इंजाइम को देखो तो ये पूरे का पूरा इंजाइम जो है वो एक्टिव नहीं होता। ठीक है ना, यहाँ पर एक स्पेसिफिक प्लेस होती है इंजाइम के स्ट्रक्चर के ऊपर जिसको हम क्या कह रहे हैं, स्मॉल डिप्रेशन कह रहे हैं। इसके ऊपर यहाँ पर इंजाइम प्रेजेंट होती है और यहाँ पर जो है इंजाइम के ऊपर चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। तो ये साइट जो है वो एक्टिव होती है। सो दैट्स वाई इसी साइट को हम क्या कह रहे हैं, एक्टिव साइट कह रहे हैं। पूरा इंजाइम एक्टिव नहीं होगा, सिर्फ यही जगह जो है वो एक्टिव होगी। सो दैट्स वाई हम इसको नाम भी क्या दे रहे हैं, एक्टिव साइट कह रहे हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास क्या होती है, एक्टिव साइट होती है। ठीक है, इंजाइम की जो हमारे पास क्या होती है, एक्टिव साइट होती है। इसके ऊपर आप लोगों को दो रीजन दिखाई देंगे। मैं दोबारा से ड्रॉ कर देती हूँ इंजाइम का एक्टिव साइट। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली दिखेगा। अब यहाँ पर देखिए कि जो एक्टिव साइट होती है ना, इसके ऊपर आप लोगों को दो रीजन दिखाई देंगे। पहला रीजन हमारे पास क्या होता है, पहले रीजन को हम कहते हैं बाइंडिंग साइट। ठीक है, और दूसरे रीजन को हम क्या कहते हैं, दूसरे को हम कहते हैं कैटालिटिक साइट। ठीक है, ये दो साइट होती है। अब ये जो बाइंडिंग साइट होती है ना, इस बाइंडिंग साइट का काम क्या होता है कि जो हमारे पास क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं जिन्होंने क्या करना होता है, एंजाइम के साथ आकर जो है वो अटैच होना होता है, उनको ये क्या करती है, उनको ये रिकॉग्नाइज करती है। ठीक है ना, और फिर क्या कराती है कि उनका हमारे पास एंजाइम और उस मॉलिक्यूल के दरमियान में क्या बना देगी, हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगी। ठीक है, और दूसरी मेरे पास क्या होती है, कैटालिटिक साइट। कैटालिटिक साइट हमारे पास क्या होती है कि एक ऐसी साइट होती है जो क्या कराती है, कैटालाइसिस कराती है, यानी कि उस मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट के अंदर जो है वो कन्वर्ट कराएगी। तो ये हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, ये हमारे पास जो है वो कैटालिटिक साइट बन जाएगी। अब सपोज करो ये मेरे पास जो साइट है, ये हमारे पास कौन सी साइट है, ये है जी बाइंडिंग साइट। ठीक है, और ये जो आप लोग साइट देख रहे हो, ये मेरे पास कौन सी साइट है, ये है कैटालिटिक साइट। तो ये दो साइट हमारे पास जो है ये आ गई। अब अगर यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है, सो प्लीज़ अपना फीडबैक भी लाजमी दें, वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब भी लाजमी करें। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं को फैक्टर एंड को इंजाइम। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो इंजाइम होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, एक को हम कहते हैं सिंपल इंजाइम। ठीक है, एक हमारे पास क्या होते हैं, सिंपल इंजाइम होते हैं। सिंपल इंजाइम में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो इंजाइम होता है, ठीक है, इंजाइम हमारे पास जो होता है उसको चाहिए होता है क्या चीज़, पार्टनर। ठीक है, अगर तो हमारे पास इंजाइम को पार्टनर मिलेगा तभी वो अपना फंक्शन फुली परफॉर्म कर पाएगा और उसको तब हम कंप्लीट इंजाइम बोलेंगे। लेकिन अगर उसको उसका पार्टनर नहीं मिलता तो तब हम उसको क्या कहेंगे कि ये क्या है, कि ये कंप्लीट भी नहीं है और अपना फंक्शन भी सही से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और जब इस इंजाइम के साथ इसका पार्टनर लग जाता है तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं होलो इंजाइम, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, होलोजाइम। ठीक है, तब इसका नाम हमारे पास क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो तब हम इसको क्या बोलते हैं, होलो इंजाइम बोलते हैं। दूसरे हमारे पास इंजाइम होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड इंजाइम। ठीक है, हमारे पास क्या होते हैं, कॉन्जुगेटेड इंजाइम। अब इस कॉन्जुगेटेड इंजाइम के अंदर आप लोगों को क्या दिखते हैं, दो पार्ट दिखते हैं। ठीक है ना, दो पार्ट दिखते हैं। एक हमारे पास कौन सा होता है, प्रोटीन पार्ट होता है। ठीक है ना, और दूसरा मेरे पास कौन सा पार्ट होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। ठीक है ना, मैं यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ। सपोज करो मेरे पास ये क्या है, ये जो है ये प्रोटीन पार्ट है जिसको हम क्या कह रहे हैं, इंजाइम। अब इसके साथ हम एक और स्ट्रक्चर अटैच करते हैं। सपोज करो ये मेरे पास, ठीक है ना, और इसके साथ मैंने अटैच कर दिया, ये मेरे पास क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट। अब यहाँ पर अब यहाँ पर जो है, अगर मैं इस एंजाइम को, ठीक है ना, अगर ये मेरे पास प्रोटीन पार्ट की अगर हम बात करें तो इस प्रोटीन पार्ट को हम क्या कहते हैं, इस प्रोटीन पार्ट को हम कहते हैं एपो एंजाइम।
ठीक है ना, एपोजाइम या एपोइंजाइम। और दूसरा ये जो मेरे पास क्या होता है, ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कहते हैं कोफैक्टर। समझ आ गया कि इसमें कंजुगेटेड में आपको क्या मिलेंगे, दो पार्ट मिलेंगे, एक एपोइंजाइम, दूसरा मेरे पास है क्या चीज़, कोफैक्टर। अब ये जो कोफैक्टर होते हैं ना, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या होते हैं, मज़ीद दो टाइप के होते हैं, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, कोफैक्टर, ठीक है। अब ये जो कोफैक्टर होते हैं ना मेरे पास क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक को हम क्या कहते हैं ऑर्गेनिक और दूसरे को हम क्या कहते हैं इनऑर्गेनिक। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कौन सा, ऑर्गेनिक कोफैक्टर की हम बात कर लेते हैं। इसमें हमारे पास दो तरह के कोफैक्टर होते हैं। पहला जो हमारे पास कोफैक्टर है दैट इज़ द कोइंजाइम, ठीक है। पहला मेरे पास क्या है जी, कोइंजाइम। अब कोइंजाइम में क्या होता है कि हमारे पास ये जो कोफैक्टर होता है ना, ठीक है, यानी कि ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है ये एपोइंजाइम के साथ यानी कि इस इंजाइम के साथ क्या होता है, ये लूजली अटैच होता है, ठीक है। ये क्या होता है, लूजली अटैच विद इंजाइम, ठीक है ना, ये लूजली अटैच होता है। अब इसकी एग्जांपल में जैसे कि हमारे पास क्या आते हैं, जैसे कि आता है नियासिन, ठीक है, नियासिन आता है, राइबोफ्लेविन आता है, ठीक है, राइबोफ्लेविन। और हमारे पास एक और है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं NAD यानी कि निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये मेरे पास है। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास जो इस कोफैक्टर में आता है ऑर्गेनिक में, ठीक है ना, ऑर्गेनिक कोफैक्टर की जो मेरे पास दूसरी टाइप है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये किस तरह का हमारे पास होता है कि ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है यानी कि इसमें ये जो कोफैक्टर है नॉन प्रोटीन पार्ट है, इस इंजाइम के साथ क्या होगा, इस इंजाइम के साथ जो है वो अटैच होगा क्या चीज़, टाइटली। ये क्या होगा, टाइटली अटैच विथ इंजाइम के साथ क्या करेगा, ये टाइटली अटैच होगा। जैसे कि इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या आता है, इसकी एग्जांपल में हमारे पास आता है हेमाटिन, ठीक है ना। हेमाटिन जो है वो इसकी हमारे पास क्या है, बेस्ट एग्जांपल है। अब नेक्स्ट मेरे पास जो इसकी टाइप होती है ना, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक, ठीक है। वो मेरे पास क्या होती है, इनऑर्गेनिक, ठीक है, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। अब इनऑर्गेनिक कोफैक्टर में हमारे पास जस्ट क्या आते हैं, हमारे पास आते हैं जी क्या चीज़, मेटल आयन। जैसे कि हमारे पास क्या हो जाते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, कैल्शियम के आयन है, ठीक है ना, मैग्नीशियम के आयन है, इसी तरह से हमारे पास किसके आयन है, मैग्नीज के आयन है, ठीक है ना। इसी तरह से हमारे पास क्या होते हैं, कॉपर्स के आयन्स हैं, ठीक है ना। और हमारे पास क्या होते हैं, जिंक आयन होते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे आयन्स क्या होती हैं, इनऑर्गेनिक आयन्स होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि एग्जांपल में है हमारे पास के सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है ना। अब सलाइवरी अमाइलेज जो है ये हमारे इंजाइम जो है ये कहाँ पे मिलता है, हमारे माउथ के अंदर मिलता है, हमारी ओरल कैविटी में मिलता है। इसको इनऑर्गेनिक कोफैक्टर चाहिए यानी कि इसको मेटल आयन चाहिए तभी ये अपना फंक्शन करेगा, वरना तो ये अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ इंजाइम एक्शन। अब जैसे कि पता है कि इंजाइम का हमारे पास जो है वो एक्शन क्या होता है कि ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को क्या कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये केमिकल रिएक्शन की स्पीड को जो फास्ट करते हैं ना, ये जो इसकी स्पीड होती है ना, जिसमें ये स्पीड को फास्ट कर रहे होते हैं, ये डिपेंड करती है किस चीज़ के ऊपर, डिपेंड करती है एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर। मैंने आप लोगों को यहाँ पर पीछे जो है वो बताया था कि ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। सो अब हम इसी के ऊपर बात करते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास जो है वो क्या होती है। हमारे पास क्या है कि एक्टिवेशन एनर्जी वो कम से कम एनर्जी होती है जो किसी भी रिएक्शन को चाहिए उसका रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए। सो यहाँ पर हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कि हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to start
रिक्वायर्ड टू स्टार्ट रिएक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ये जो हमारे पास एंजाइम होते हैं एक्चुअली में किस तरह से जो रिएक्शन होता है उसकी स्पीड को फास्ट करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमने कहा कि क्या होता है कि जो एंजाइम होता है, सपोज करो मेरे पास ये एंजाइम है, ठीक है ना, ये मेरे पास एंजाइम है, ठीक है। अब इस एंजाइम के साथ इसको क्या चाहिए, इसको यहाँ पर चाहिए सबस्ट्रेट, ठीक है ना। अब जब ये सबस्ट्रेट इसके साथ आकर लगता है तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है हमारे पास, सपोज कर लो ये बन जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ पर ये सबस्ट्रेट आया, ठीक है, इसके साथ बाइंड हुआ तो ये क्या बन जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ये बन जाएगा। और यहाँ से फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये फिर जो हमारे पास सबस्ट्रेट होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट कैसे हुआ कि यहाँ पर जो हमारे पास सबस्ट्रेट था ना उसके कुछ बॉन्ड जो है यहाँ पर टूटेंगे और कुछ जो है वो नए बनेंगे और हमारे पास फाइनली ये क्या होगा, ये फाइनली ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन क्या ये इतना आसान था कि सबस्ट्रेट ने क्या किया, एंजाइम के साथ जो है वो जाकर क्या कर लिया, उसने बॉन्डिंग की, उसके साथ अटैच हुआ और देन फाइनली वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। क्या ये इतना आसान था? अरे नहीं, यहाँ पर क्या है कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्जन के लिए यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर जो है वो ग्राफ से समझते हैं, ये आप लोगों को यहाँ पर समझाती हूँ। सपोज कर लो ये मेरे पास क्या है, ये जो आप लोग लाइंस देख रहे हो ना, ठीक है ना, ये मेरे पास क्या है, ये है, सपोज कर लो मेरे पास ये है सबस्ट्रेट, ठीक है ना। अब इस सबस्ट्रेट ने क्या करना है, इस प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होना है, ठीक है ना। कन्वर्जन के लिए इसको चाहिए क्या चीज़, हाई एनर्जी स्टेट चाहिए, यानी कि इसको क्या चाहिए, इसको यहाँ पर ये एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, ठीक है ना। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, इसको हम ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं, यानी कि ये एक्टिवेशन एनर्जी एक ऐसी स्टेट होती है जो बहुत थोड़ी सी देर के लिए आती है और इस थोड़ी सी देर के लिए इसमें एनर्जी भी क्या होती है, बहुत थोड़ी होती है। तो फिर क्या है कि जो हमारे पास सबस्ट्रेट होते हैं ना, उसको यहाँ पर देखो, ये सबस्ट्रेट को इतनी ज़्यादा जो है वो हाइट क्रॉस करनी पड़ती है, ठीक है ना, इतनी ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख, जैसे कि मैंने कहा कि एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास क्या है, ऐसी ट्रांजिशन स्टेट है कि जो बहुत थोड़ी सी देर के लिए रहती है और उसमें बहुत थोड़ी सी एनर्जी होती है। तो उस बहुत थोड़ी सी रहने वाली स्टेट में थोड़ी सी एनर्जी से जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए ये, फिर क्या चीज़ चाहिए हमें, ये जो है ये सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम है, ठीक है। यानी कि पहला जो था हमारे पास ये विदाउट हमारे पास क्या था, एंजाइम था, और ये जो है विद एंजाइम है। तो जब इसके साथ एंजाइम लगेगा तो एंजाइम क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को मज़ीद कम कर देता है, यानी कि उसकी हाइट को क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। ये देखो यहाँ तक इसकी हाइट जो है वो क्या हो गई, कम हो गई। तो जैसे ही इसकी हाइट कम होगी तो हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो ईजिली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सो हम क्या कहते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कि मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। सो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया है। सो प्लीज़ थम्स अप कर दें, वीडियो को जो है वो आगे शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं मॉडल्स फॉर द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, यानी कि ये मॉडल अगर देखा जाए तो ये क्या बताते हैं कि ये एंजाइम जो है वो किस तरह से काम करते हैं। अब हमारे पास दो मॉडल आए थे। पहला मॉडल हमारे पास कौन सा है, वो हमारे पास है लॉक एंड की मॉडल, ठीक है। अब इस मॉडल के मुताबिक अगर हम पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो मॉडल है सबसे पहले ये दिया किसने था, ये दिया था हमें एमिल फिशर ने दिया था, ठीक है ना। एमिल फिशर ने दिया था। फिशर ने कब दिया था, 1894 को इसने जो है ये लॉक एंड की मॉडल दिया था। इस मॉडल के मुताबिक इसने कहा क्या था कि हमारे पास क्या होती है, स्पेसिफिक की कैन ओपन स्पेसिफिक लॉक।
अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि हम सबको पता है कि हर लॉक की अपनी स्पेसिफिक क्या होती है, की होती है जो लॉक को ओपन करती है। सेम वे हमारे पास हर एंजाइम का अपना स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है जो एक्टिव साइट से आकर बाइंड करेगा। कोई दूसरा जो सबस्ट्रेट है वो किसी दूसरे एंजाइम के साथ जाकर जो है वो अटैच नहीं हो सकता। जिस तरह का एक्टिव साइट उसी तरह का हमारे पास क्या होगा, सबस्ट्रेट होगा। ठीक है, सो हम यहाँ पर जो है वो क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास क्या होती है, एक्टिव साइट होती है। ठीक है ना, इस मॉडल के मुताबिक जो हमारे पास क्या होती है, एक्टिव साइट होती है। ठीक है ना, इस मॉडल के मुताबिक जो एक्टिव साइट होती है वो क्या है, हमारे पास रिजिड है, यानी कि वो चेंज होने वाली नहीं है। जिस तरह का एक्टिव साइट होगा फिर उसी ही तरह का हमें क्या मिलना है, सबस्ट्रेट मिलना है। ठीक है ना, यहाँ पर जो है इसकी नो मॉडिफिकेशन, ठीक है, इसकी कोई मॉडिफिकेशन भी नहीं होगी। अब बस जिस तरह का एक्टिव साइट है उसी तरह का बस हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जी क्या चीज़, हमें चाहिए सबस्ट्रेट। मॉडिफिकेशन नहीं होगी, ना तो हमारे पास कब, रिएक्शन से पहले, ना तो रिएक्शन के दौरान, ना रिएक्शन के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी जो है वो मॉडिफिकेशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये पहला मॉडल है कि जिसमें जो है वो क्या बताया जा रहा है कि एंजाइम जो है वो अपनी जो एक्टिव साइट होती है उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्पेसिफिक होते हैं और उसी ही तरह का फिर उनको क्या चाहिए होता है, उसी तरह का उनको सबस्ट्रेट चाहिए होता है और सबस्ट्रेट उनके साथ आकर अटैच नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारे पास जो मॉडल है दैट इज़ दी हमारे पास इंड्यूस्ड फिट मॉडल, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। अब ये जो मॉडल है ये क्या बताता है, ये अच्छा किसने दिया था, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि इसको किसने दिया था। इसको दिया था कॉशलैंड ने दिया था। ठीक है ना, कब दिया था, 1958 को जो है ये मॉडल परफॉर्म किया गया। अच्छा, इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको हम हैंड इन ग्लव रूल भी कहते हैं। ठीक है ना, इसका जो है हमारे पास यहाँ पर दूसरा नाम क्या है, हैंड इन ग्लव रूल, हैंड इन ग्लव रूल। ठीक है, इसको हम ये कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि इसमें हैंड इन ग्लव रूल, जैसे कि मैं आप लोगों को इसी एग्जांपल से समझा दूं। सपोज कर लो एक ग्लव पड़ा हुआ है, ठीक है ना, अब जब उसके अंदर हमने फिंगर्स नहीं डाले, ठीक है, तो वो जैसे पड़ा तो वो पड़ा है, उसकी कोई शेप नहीं है। लेकिन जैसे ही हम उसके अंदर क्या करते हैं, अपना हाथ अंदर डालते हैं, तो वो जिसका भी हाथ होता है उसी के हाथ की क्या कर लेता है, शेप को अडॉप्ट कर लेता है। वो आपका हाथ हो सकता है, आपकी सिस्टर का हो सकता है, आपके ब्रदर का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है कि ग्लव में किसी का भी हम हैंड डालें तो वो उसी की शेप ले लेता है। तो इंड्यूस्ड फिट मॉडल भी यही कहता है कि एंजाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं कि एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग अपनी शेप को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं। सपोज कर लो मेरे पास ये एंजाइम है, ठीक है, अब ये मेरे पास एंजाइम है, ठीक है ना, इसकी एक्टिव साइट जो थी वो यूँ इस तरह से थी और मेरे पास जो सबस्ट्रेट था, सपोज कर लो मेरे पास सबस्ट्रेट जो है वो इस तरह का था। ठीक है, अब जब क्या करेगा, ये जो मॉडल है, ये मॉडल ये बताता है कि जब सबस्ट्रेट जो है वो इस शेप का होगा तो एक्टिव साइट जब इस सबस्ट्रेट को देखेगा तो इसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, अपनी शेप को चेंज करेगा, यूँ इस तरह से जो है वो अपनी शेप को यूँ चेंज कर लेगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये मॉडल कह रहा है कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमारे पास क्या होती है, एक्टिव साइट है। ठीक है ना, एक्टिव साइट यहाँ पर क्या है, ये नॉट रिजिड, ठीक है, ये रिजिड नहीं है, ठीक है, यानी कि ये सख्त नहीं है, ये अपने आप को क्या है कि ये चेंज कर सकती है। तो क्या हम इसको यूँ बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास क्या होती है, ये जो एक्टिव साइट होती है, क्या ये स्टैटिक है? ठीक है ना, स्टैटिक बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि ये खुद को चेंज कर सकती है। ये क्या है, ये डायनामिक है। ठीक है, ये क्या है कि ये डायनामिक है, ये अपने सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग क्या कर लेती है, अपनी शेप को जो है वो चेंज कर लेती है। अब ये मॉडल जो थे, दो मॉडल क्या बता रहे हैं, एंजाइम के एक्शन को बता रहे हैं। एक एक्शन में हमने पढ़ा कि एक्टिव साइट क्या है, वो रिजिड है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती। दूसरे मॉडल में हमने पढ़ा कि जो एक्टिव साइट होती है वो रिजिड नहीं है, वो स्टैटिक नहीं है, वो डायनामिक है, वो अपनी शेप को यहाँ पर चेंज कर लेती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर को, कि टेम्परेचर किस तरह से एंजाइम के रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर अफेक्ट करता है। अब टेम्परेचर को समझने से पहले मैं आप लोगों को एक और वर्ड समझाती हूँ, देन ही आप लोगों को टेम्परेचर समझ आएगा। हमारे पास एक वर्ड है रेट,
ठीक है ना, आप लोगों ने सुन रखा होगा। आज मैं आप लोगों को इसका कंसेप्ट दे देती हूँ कि बायो की लैंग्वेज में अगर हम रेट को ले रहे हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट, और हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूल कैटालाइज, ठीक है, कैटालाइज इन अ यूनिट टाइम। अब इसका क्या मतलब है कि हम जो वर्ड यूज़ करें ना, रेट, ठीक है ना, इस रेट का जो वर्ड है ना, हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, स्पीड के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग कोई चीज़ कितनी जो है वो स्पीडली हो रही है। मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल से समझा देती हूँ कि सपोज़ कर लो मेरे पास एक इंजाइम है, उसको मैं नाम दे रही हूँ E1 का, ठीक है ना, और इसको मैंने टाइम दिया है कितना, 1 सेकेंड का, ठीक है ना। अब 1 सेकेंड में ये इंजाइम जो है, सपोज़ कर लो ये 200 मॉलिक्यूल को क्या करता है, कैटालाइज करता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक और इंजाइम लिया, ठीक है, उसको मैं इंजाइम 2 का नाम दे रही हूँ, और इसको भी मैंने क्या दिया, 1 ही सेकंड का टाइम दिया। अब ये जो इंजाइम 2 है ये क्या करता है, 1 सेकंड में सपोज कर लो 500 मॉलिक्यूल को कैटालाइज करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर नोट करो कि मेरे पास जो टाइम है दोनों का 1 सेकंड है, टाइम दोनों का मेरे पास सेम है। लेकिन अगर हम क्या करें, इंजाइम 2 को देखें तो इंजाइम 2 क्या कर रहा है कि विद इन अ लेस टाइम ये ज़्यादा मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, ये कैटालाइज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो अभी मैंने आप लोगों को वर्ड रेट समझा, इसका मतलब क्या हुआ है कि सबस्ट्रेट या फिर मॉलिक्यूल कैटालाइज इन अ यूनिट टाइम, यानी कि जो हमारे पास रेट का लफ्ज़ है स्पीड के लिए यूज़ हुआ, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग कोई चीज़ कितनी स्पीडली जो है किसी चीज़ को कैटालाइज कर रही है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रेट कहते हैं। अब समझते हैं टेम्परेचर को, कि टेम्परेचर जो है वो किस तरह से इंजाइम के रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट करता है। तो हम सबको पता है कि जो इंजाइम की शेप होती है, ठीक है, जो इंजाइम की क्या होती है, शेप होती है, वो हमारे पास डिटरमाइन होती है किस चीज़ से, वो डिटरमाइन होती है हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। और हमारे पास किस चीज़ से डिटरमाइन होती है, और डिटरमाइन होती है हमारे पास हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन से, ठीक है, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। इन दोनों से क्या डिटरमाइन होती है, इन दोनों से इंजाइम की शेप डिटरमाइन होती है। अब ये जो शेप होती है ना, ये इजीली डिसरप्ट हो जाती है विद द स्लाइड चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। मीन टू से कि इंजाइम के रेट का टेम्परेचर के ऊपर क्या है, डायरेक्ट इफेक्ट है, डायरेक्ट इसका रिलेशन है टेम्परेचर के साथ, ठीक है। यानी कि अगर हम क्या करें, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास रेट भी डबल होगा, यानी कि इंजाइम का जो हमारे पास क्या है कैटालिसिस रेट है वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है ना। चाहे अब ये कैसे होगा, अब ये हमारे पास रेट जो है टेम्परेचर बढ़ाने से डबल किस तरह से होगा, इस चीज़ को हम समझते हैं। अब हमें पता है चाहे हमारे पास क्या हो, चाहे हमारे पास सबस्ट्रेट हो या फिर हमारे पास क्या हो, इंजाइम हो, ये दोनों के दोनों किस चीज़ से मिलके बने होते हैं, अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। अगर तो हम क्या करेंगे, अगर तो हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है ना, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे पास उनके मॉलिक्यूल्स क्या हैं, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड के दरमियान में क्या बढ़ जाएगी, वाइब्रेशन बढ़ जाएगी, ठीक है ना। यानी कि उनके दरमियान में क्या बढ़ेगी, वाइब्रेशन बढ़ेगी। वाइब्रेशन के बढ़ने से क्या होगा कि उनके दरमियान क्या होगा कि चांसेस ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएंगे, ठीक है, चांसेस ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएंगे, चांसेस ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएंगे। और जब चांसेस ऑफ रिएक्शन यहाँ पर बढ़ेंगे तो इट्स मीन क्या बढ़ रही है, यहाँ पर कोलिजन बढ़ रही है, यानी कि अमाइनो एसिड एक दूसरे से जो टकरा रहे थे पहले, अब वो ज़्यादा इंटेंसली एक दूसरे से क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे, ठीक है। अब इससे होगा क्या कि जैसे ही ये कोलिजन करेंगे तो इससे हमारे पास क्या होगा कि मोर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ठीक है ना, मोर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल विल कैटालाइज, ठीक है, ये होगा। अब मैंने क्या कहा कि हमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या हुआ, वाइब्रेशन बढ़ी, वाइब्रेशन के बढ़ने से जो रिएक्शन के हमारे पास चांसेस थे वो ज़्यादा हुए, कोलिजन ज़्यादा हुई, और इससे क्या हुआ, मोर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो थे वो कैटालाइज हो गए। तो क्या हुआ कि टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, इंजाइम के रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। यानी कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास रेट भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। अब यहाँ पर सवाल है कि कितना टेम्परेचर बढ़ाएं इंजाइम का कि उससे
उसका जो रेट होता है वो डबल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से एंजाइम का रेट डबल हो जाता है। ये बात आप लोग लिख लें, अपने नोट्स में लिख लें कि हर 10 डिग्री टेम्परेचर के बढ़ाने से जो एंजाइम है उसका रेट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल और भी है कि एंजाइम जो है वो किस टेम्परेचर के ऊपर सबसे ज़्यादा अपना एक्शन शो करते हैं, सबसे ज़्यादा उनका जो रेट होता है वो डबल होता है। वो कौन सा टेम्परेचर होता है, वो हमारे पास जो होता है कितना होता है, 40 डिग्री, ठीक है ना, 40 डिग्री। और इस टेम्परेचर को हम कौन सा टेम्परेचर कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है कि टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर एंजाइम जो है वो अपना बेस्ट वर्क कर रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। अब यहाँ पर इस चीज़ को जो है मैं आप लोगों को ग्राफ के थ्रू जो है वो समझाती हूँ कि देखो यहाँ पर एक तरफ हमारे पास क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी कि क्या है हमारे पास यहाँ पर जो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल होंगे ना, ठीक है, उनके बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पर क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन है और एक तरफ हमने क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ नीचे, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर देखिए कि मेरे पास जब क्या था, जब ये 0 डिग्री के ऊपर था, यानी कि टेम्परेचर बिल्कुल कम था, तो यहाँ पर देखो कि मेरे पास क्या है कि प्रोडक्ट भी कम है, सबस्ट्रेट टूट ही नहीं रहा है, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया कि ये देखो, ये मैंने इसको 10 तक किया, ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि मेरे पास ये जो रेट है, ठीक है ना, ये क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, ठीक है ना। अब सपोज करो ये 10 डिग्री हमने बढ़ाया, तो ये सपोज कर लो कि इसने 5 मॉलिक्यूल को कैटालाइज किया। अब ये क्या है कि 10 डिग्री और बढ़ाएंगे तो इसका रेट डबल होता जाएगा, यानी कि ये और ज़्यादा मॉलिक्यूल को क्या करता जाएगा, कैटालाइज करता जाएगा। अब यहाँ पर देखो कि जितना टेम्परेचर हम बढ़ाते चले जाएंगे हमारे पास रेट क्या होता चला जाएगा, डबल होता जाएगा। लेकिन असल बात तो ये है कि हर एक चीज़ की क्या होती है, लिमिट होती है, कि अगर सिर्फ टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना, बढ़ाते ही जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, ठीक है। अब ये तो नहीं है कि एंजाइम हर बार के टेम्परेचर बढ़ाने को बर्दाश्त करते जाएंगे, नहीं, इनकी भी एक लिमिट होती है, ये एक लिमिट तक ही टेम्परेचर के बढ़ाने को बर्दाश्त कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा कि एंजाइम जो है वो 40 डिग्री के ऊपर अपना बेस्ट जो है क्या करते हैं, ये पीक पर अपना जो है वो रेट शो करते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम इसका ओपीटी टेम्परेचर कहते हैं, यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर हम इसको बोलते हैं। लेकिन अगर हम इस 40 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये उसके लिए क्या होगा, नुकसान होगा। और जब नुकसान होगा तो उससे होगा क्या कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो हमारे पास मूवमेंट है, ठीक है ना, मूवमेंट बिकम सीवियर, ठीक है ना, क्या हो जाएगी, मूवमेंट सीवियर हो जाएगी। किसकी मूवमेंट सीवियर हो जाएगी भाई, एंजाइम के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो अमीनो एसिड होते हैं उनकी जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, सीवियर हो जाएगी। जिससे क्या होगा, जिससे जो बॉन्ड है, ठीक है, जो बॉन्ड होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो ब्रेक हो जाएंगे। बॉन्ड के ब्रेक होने से फिर क्या होगा कि जो एंजाइम की क्या है, एंजाइम की जो शेप है, ठीक है, एंजाइम की जो शेप है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी डिसरप्ट हो जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी। और जब ये शेप ख़राब हो जाएगी तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं डीनेचुरेशन। क्या कहते हैं हम, डीनेचुरेशन, ठीक है ना, डीनेचुरेशन ऑफ द एंजाइम, के जिसमें एंजाइम की शेप क्या हो जाती है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है और एंजाइम की एक्टिविटी भी क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। लेकिन बायो हो और यहाँ पर एक्सेप्शन ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि एंजाइम अपना बेस्ट वर्क देते हैं कितने के ऊपर, ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर, यानी कि 40 डिग्री के ऊपर। लेकिन हमारे पास एक ऐसा एंजाइम भी है जो कि 40 डिग्री से भी अबव का टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है और उस टेम्परेचर के ऊपर भी काम कर सकता है। अब वो हमारे पास कौन है, एग्जाम्पल में मैं आप लोगों को देती हूँ। हमारे पास एक एंजाइम है जिसको हम क्या कहते हैं, टैक पॉलीमरेज, ठीक है ना। अब ये जो टैक पॉलीमरेज है ना हमारे पास, ये क्या है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर को भी बर्दाश्त करता है। अब ये कितना टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है, ये हमारे पास 70 डिग्री के ऊपर भी जो है ये काम कर सकता है। बेसिकली ये जो हमारे पास एंजाइम है ना, टैक पॉलीमरेज, ये रहता है हमारे पास एक बैक्टीरिया में, और ये बैक्टीरिया हमारे पास कहाँ पर रहते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। सो दैट्स वाई कि ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को भी बर्दाश्त कर लेते हैं और अपनी एक्टिविटी को जारी रखते हैं, ठीक है। तो ये था टेम्परेचर। होप कि आप लोगों को समझ आया होगा कि टेम्परेचर क्या है और किस तरह से इसका जो है वो इफ़ेक्ट होता है हमारे किसके ऊपर, हमारे एंजाइम के रेट के ऊपर। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं
पीएच ऑफ द इंजाइम। अब यहाँ पर देखो पीएच बेसिकली होती क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि पीएच क्या होती है। बेसिकली ये हमारे पास एक क्या होता है, एक स्केल होता है, ठीक है ना, जिसके ऊपर क्या होता है कि नंबर लिखे होते हैं। मैं आप लोगों के लिए बना के दे देती हूँ। सपोज करो ये मेरे पास क्या है, एक स्केल है, इसके ऊपर आप लोगों को क्या मिलते हैं, नंबर लिखे हुए मिलते हैं, ठीक है ना। अब ये नंबर कितने होते हैं, 0 से लेकर 14 तक जो है ये नंबर लिखे हुए होते हैं, और यहाँ पर जो है ये मिड पॉइंट 7 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो कि ये जो स्केल है, पीएच जो स्केल है, ये हमें क्या बताता है कि कोई चीज़ जो है, कोई चीज़ कितनी एसिडिक, ठीक है, मैं लिख दूँ यहाँ पर, कोई चीज़ कितनी एसिडिक या फिर हमारे पास क्या है, बेसिक है, ठीक है। ये ग्राफ हमें यही बताता है कि कोई चीज़ कितनी एसिडिक है या फिर बेसिक है। अब अगर हम इस स्केल को देखें तो इस स्केल से हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। तो इसमें यहाँ पर जो है नंबर्स लिखे होते हैं, जो नंबर जो है वो डिटरमाइन करते हैं कि कोई चीज़ कितनी बेसिक है या एसिडिक है। कैसे कि अगर हम 0 से लेकर 7 की तरफ आते हैं, ठीक है ना, यानी कि हम किस साइड की बात कर रहे हैं, हम लेफ़्ट साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लेफ़्ट साइड पे अगर हम जाते हैं, 7 से नीचे जाते हैं, ठीक है ना, 0 की तरफ, तो ये हमारे पास कौन सा होता है, ये हमें क्या बताता है कि स्केल किस तरह की जो है वो प्रॉपर्टी दे रहा है, एसिडिक, ठीक है, किस तरह की प्रॉपर्टी दे रहा है, एसिडिक। लेकिन अगर हम किस तरफ जाएं, 7 से आगे, ठीक है ना, ऑनवर्ड 14 की तरफ जाएं, यानी कि हम किस तरफ जाएं, हम राइट साइड पे जाएं, तो राइट साइड पे हमें ये क्या बताता है कि कोई चीज़ कितनी हमारे पास बेसिक है। और ये जो नंबर 7 है, नंबर 7 हमें क्या बताता है, नंबर 7 हमें बताता है कि ये जो है क्या है, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब क्या है कि ना तो वो चीज़ एसिडिक है और ना वो चीज़ क्या है, बेसिक है। अब बात करते हैं कि इंजाइम एक्टिविटी और पीएच में क्या रिलेशन है। देखो हम सबको पता है कि हर इंजाइम की ना अपनी अपनी ख़ास क्या होती है, पीएच होती है, ठीक है ना, जिसके ऊपर वो अपना बेस्ट वर्क करते हैं। जैसे कि मैंने पीछे आप लोगों से कहा कि इंजाइम जो है वो 40 डिग्री के ऊपर अपना मैक्सिमम वर्क जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर पीएच की भी बात करें तो यहाँ पर पीएच में भी इंजाइम की, हर इंजाइम की, ठीक है ना, अपनी अपनी पीएच होती है और वो अपनी पीएच के ऊपर अपना बेस्ट वर्क परफॉर्म करते हैं। अब हमारी बॉडी में क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में क्या है जी, सेल्स हैं। अब हमें पता है कि कुछ इंजाइम जो है वो सेल के अंदर काम कर रहे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं एंडो इंजाइम, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, एंडो इंजाइम। और कुछ इंजाइम सेल के बाहर काम कर रहे होते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सो इंजाइम, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम जो है, मैं आप लोगों को जो है वो पीएच आप लोगों को बता देती हूँ कि किस एंजाइम की कितनी पीएच होती है। और अब जो पीएच मैं आप लोगों को बताऊंगी ना, बेसिकली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग। ये जो पीएच है, इन पीएच की हमारे पास क्या बन के आते हैं, एमसीक्यूज़ बनकर आते हैं, ठीक है ना, एग्जाम के अंदर, एमडी कैट के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है वो बता देती हूँ कि किस एंजाइम की कितनी कितनी पीएच होती है। अब यहाँ पर देखिए कि मेरे पास क्या है, कि मेरे पास एक एंजाइम है पेप्सिन, ठीक है ना। अब पेप्सिन की हमारे पास जो क्या है जी, पीएच है, ठीक है ना, आप लोग देख रहे हो, ठीक है। जो पेप्सिन है उसकी जो पीएच है कितनी है, 1.1 से लेकर 1.6, ये पेप्सिन है, ठीक है ना। अब देखो ये 2 के ऊपर ये पीक पे है, यानी कि इसकी जो हमारे पास पेप्सिन की जो पीएच रहेगी वो कितनी रहेगी, वो 1.1 से 1.6 तक रहेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है देखो कि ये जो पेप्सिन वाला है ना, ठीक है ना, पेप्सिन वाला जो एमसीक्यू है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर ना बार बार जो है वो एमसीक्यूज आ चुका है, इसके बारे में पूछा जा चुका है कि पेप्सिन की जो पीएच है वो कितनी होती है। इसी तरह से अगर हम बात करें किस चीज़ की, सलाइवरी अमाइलेज की, तो उसकी पीएच कितनी होती है, 4.4 से 5.2 तक। ये देखो ये मेरे पास क्या है, ये सलाइवरी अमाइलेज है, ठीक है ना। अब सलाइवरी अमाइलेज को देखो तो इसकी यहाँ पर देखो ये ग्राफ, ये देखो ये जो लाइन पीक पे जा रही है, ठीक है ना। अब ये कितनी है, ये 4.6 से 5.2 तक ये अपना बेस्ट वर्क देता है। इसी तरह से सुक्रेज की बताई हुई है कितनी होती है, 6.2 है। इसी तरह से यहाँ पर इस ग्राफ में देखिए कि पैंक्रियाटिक लाइपेज है, यहाँ पर पैंक्रियाटिक लाइपेज की जो पीएच है, ठीक है ना, वो कितनी होती है, 6.7 से
हमारे पास 7.0 तक होती है, ठीक है ना। ये देखो, ये क्या है कि अपना बेस्ट वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसी तरह से हमारे पास कैटालेज की है 7.0 है, यूरेज है 7.0, इन दोनों की सेम है। ट्रिप्सिन की 7.8 से 8.7 और पैंक्रियाटिक लाइपेज, ये पैंक्रियाटिक, अच्छा वो क्या था, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, सॉरी ये अमाइलेज है, और यहाँ पर क्या है लाइपेज, इसकी कितनी है 8 है, ठीक है। और हमारे पास आर्जिनेज इसकी 10 होती है। ये जो हमारे पास क्या है जी, ये आप लोग जो देख रहे हो ना टेबल, ये एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू जो है वो एमसीक्यूज आते हैं पेपर में। आप लोगों ने इस चीज़ को जो है वो इग्नोर नहीं करना है, इस टेबल को आप लोगों ने अच्छे से करना है, ठीक है ना। अब वापस हम अपने स्लाइड के ऊपर आते हैं और डिस्कस करते हैं हमारे पास नेक्स्ट के कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, ठीक है ना। कि हमारे पास अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन को देखें तो क्या इसका भी हमारे पास एंजाइम के रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता, हम इस चीज़ को यहाँ पर जो है वो अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी कि सपोज कर लो मेरे पास क्या है, मेरे पास जो है वो 6 जो है वो क्या है, मेरे पास सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल हैं, और दो मेरे पास क्या हैं, दो मेरे पास हैं जी एंजाइम, ठीक है। दो मेरे पास क्या है, एंजाइम है, 6 सबस्ट्रेट हैं, और टाइम कितना है, टाइम सपोज कर लो मैं इनको देती हूँ 2 सेकंड का, ठीक है ना, 2 सेकंड का देती हूँ। तो क्या होगा कि कितने एंजाइम कितने सबस्ट्रेट को 2 सेकंड के अंदर यहाँ पर कैटालाइज करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास कितने एंजाइम है, 2 एंजाइम है, 2 एंजाइम है, तो इसके पास 2 ही एक्टिव साइट होंगी। अगर 2 एक्टिव साइट हैं तो 6 में से 2 ही हमारे पास सबस्ट्रेट इन एंजाइम के साथ आकर बाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमने इनको कैटालाइज करवाना है। कैटालाइज करवाने के लिए हमारे पास क्या है, एंजाइम जो है वो 2 है और सबस्ट्रेट हमारे पास ज़्यादा है। एंजाइम 2 है तो इनकी 2 ही एक्टिव साइट अवेलेबल होंगी सबस्ट्रेट को कैटालाइज करने के लिए। कितने सबस्ट्रेट को, 2 सबस्ट्रेट को कैटालाइज करने के लिए हमारे पास 2 एक्टिव साइट है, और हमारे पास टाइम कितना है, 2 सेकेंड है। तो हमारे पास क्या होगा कि इसका रेट क्या होगा कि 2 एंजाइम, ठीक है ना, हमारे पास क्या होगा कि 2 मॉलिक्यूल पर 2 सेकेंड, ठीक है ना, यहाँ पर क्या होंगे, कैटालाइज होंगे। लेकिन अगर क्या करूँ मैं, ठीक है ना, अभी मेरे पास सपोज कर लो ये एक सबस्ट्रेट है, ये दूसरा है, ठीक है ना, 2 थे और मेरे पास यहाँ पे सपोज कर लो ये एंजाइम है। सपोज कर लो, ये शेप, आप लोग शेप पे मत जाओ। अब सपोज कर लो मेरे पास ये क्या थे, पहले 2 एंजाइम थे। यहाँ पर क्या है कि मैंने क्या किया, मेरे पास यहाँ पर 6 जो है सबस्ट्रेट हैं, 2 एंजाइम थे, तो 2 एंजाइम की ही एक्टिव साइट अवेलेबल थी। तो यहाँ पर क्या थे कि 2 एंजाइम हमारे पास, 2 सबस्ट्रेट यहाँ पर आकर लगे, सपोज कर लो यहाँ पर आकर लगे। अब मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर जो है वो एंजाइम जो है वो बढ़ा दूँ, ठीक है ना। अब सपोज कर लो मैं एंजाइम बढ़ा दूँ, मैं एंजाइम बढ़ाऊंगी तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसका रेट जो है वो डबल होगा कि यहाँ पर कम होगा? ऑब्वियसली इसका रेट डबल होगा, ठीक है ना। टाइम वही है, टाइम मेरे पास क्या है, 2 सेकंड है, लेकिन अब मैंने क्या किया है, अब मैंने एंजाइम बढ़ा दिया है, एंजाइम बढ़ा दिया, सबस्ट्रेट अभी भी मेरे पास ज़्यादा है, तो 2 सबस्ट्रेट यहाँ पर मजीद आकर लगेंगे। अब मैं क्या करूँगी, मैं एंजाइम को मजीद बढ़ा दूंगी। क्यों बढ़ा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी भी सबस्ट्रेट जो है वो ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अब मैंने 2 और सबस्ट्रेट बढ़ा दिए, तो अब मेरे पास सबस्ट्रेट भी 6 हैं और मेरे पास क्या है, एंजाइम भी 6 हैं। तो अब क्या है कि पहले क्या था कि मैं रेट को बढ़ा रही थी, मैं एंजाइम को बढ़ा रही थी तो रेट डबल हो रहा था, लेकिन उसमें क्या था कि हमारे पास जो है वो पहले क्या था कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट थी वो क्या थी, वो अवेलेबल थी, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया कि 6 एंजाइम बढ़ाए, ठीक है ना, और 6 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल थे। अब 6 के 6 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल ने क्या किया, एंजाइम की एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर लिया। अब जैसे एंजाइम की एक्टिव साइट ऑक्यूपाई हो जाएगी, सारे 6 के 6 मॉलिक्यूल अब हमारे पास क्या है, यूज्ड हैं, ठीक है ना, ऑक्यूपाई हैं। क्या आप मुझे बताएं कि कोई रिमेनिंग है हमारे पास सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल? नहीं है। अब अगर मैं क्या करूं, अब अगर मैं एंजाइम को बढ़ा भी दूं, हमारे पास टाइम भी 2 सेकंड हो, मैं अब क्या करूंगी, एंजाइम को बढ़ाती भी जाऊंगी, लेकिन रेट डबल नहीं होगा। क्यों डबल नहीं होगा? क्योंकि सबस्ट्रेट सारे के सारे ऑक्यूपाई हैं किसके ऊपर, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। अब मैं जितने भी एंजाइम बढ़ा लूंगी कोई नहीं बढ़ेगा हमारे पास रेट, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस ग्राफ में समझिए कि स्टार्ट में मैंने क्या किया कि एंजाइम को बढ़ाया तो मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन, ROR मीन टू से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। लेकिन क्या करूँगी, अगर मैं मजीद एंजाइम को बढ़ा दूंगी, लेकिन एक वक्त आएगा कि मेरे पास रेट डबल नहीं होगा। क्यों डबल नहीं होगा?
क्योंकि जितने भी हमारे पास सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल थे वो ऑक्यूपाई हो गए एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम के ऊपर। अब फिर क्या होगा कि रेट डबल नहीं होगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। और इस स्टेज को हम क्या कहेंगे कि जिसमें हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, इसको हम कहते हैं सैचुरेशन। ठीक है, कि जिसमें हमारे पास अब कोई भी क्या है कि रेट डबल नहीं हो रहा, एंजाइम को बढ़ा भी दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रेट उतना ही रहेगा कि 6 सबस्ट्रेट हमारे पास क्या है कि कैटालाइज ही होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, कि मेरे पास अब की बार जो एंजाइम है वो कितने हैं, वो 10 हैं। ठीक है, और मेरे पास क्या है कि जो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल हैं वो कितने हैं, 5 हैं। सबस्ट्रेट इस बार कम है और एंजाइम इस बार ज़्यादा हैं। और टाइम हमारे पास क्या है, टाइम हमारे पास क्या है 2 सेकंड का हमने इसको जो है वो टाइम दिया है। तो रेट हमारे पास क्या होगा, रेट हमारे पास होगा 5 मॉलिक्यूल ऑन 2 सेकेंड। ठीक है, 2 सेकंड के ऊपर 5 मॉलिक्यूल जो है वो क्या होंगे, कैटालाइज होंगे। क्यों भाई, 10 हमारे पास क्या है कि एंजाइम थे, लेकिन सबस्ट्रेट कितने थे, 5 थे। अब 5 ही सबस्ट्रेट 5 ही एंजाइम की एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, लेकिन क्या हो कि अगर हम क्या करें कि सबस्ट्रेट को बढ़ाते जाओ। ठीक है, ये देखो इस ग्राफ में देखो कि अगर सबस्ट्रेट को बढ़ाते जाओगे तो बढ़ाते जाओगे, क्या होगा कि रेट डबल होता जाएगा तब तक जब तक ये इक्वल नहीं हो जाता नंबर ऑफ एंजाइम के। ठीक है, सबस्ट्रेट को बढ़ाते जाओ तब तक जब तक ये क्या करे, ये एंजाइम के इक्वल ना हो जाए, इसका रेट डबल ही होता जाएगा। लेकिन जैसे ही ये क्या करेगा, एंजाइम के जो नंबर्स हैं उनके इक्वल हो जाएगा, तो क्या होगा कि फिर तुम जितने मर्जी सबस्ट्रेट बढ़ा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ना एंजाइम के रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। ठीक है ना, फिर क्या होगा कि ये स्टेबल हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, कोई रेट में फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है ना, फिर इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, इस सिचुएशन को हम कहेंगे सैचुरेशन, जो मैं पीछे आप लोगों को बताकर आ चुकी हूँ। ठीक है, तो ये क्या है कि सबस्ट्रेट और हमारे पास एंजाइम इस तरह से जो है वो इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हो और आप लोगों को समझ भी आ रही है, सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं एंजाइम इनहिबिशन। ठीक है, अब ये जो वर्ड है ना हमारे पास इनहिबिशन, बेसिकली ये वर्ड कहाँ से आया हुआ है मेरे पास, बेसिकली ये वर्ड आया हुआ है मेरे पास किस चीज़, ये इंग्लिश का एक वर्ड है। ठीक है, ये इंग्लिश वर्ड है और ये इंग्लिश के किस वर्ड से आया हुआ है, इनहिबिट। ठीक है ना, इनहिबिट से आया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू स्टॉप। ठीक है, टू स्टॉप। अब इसकी अगर हम यहाँ पर डेफिनेशन देखें कि एंजाइम इनहिबिशन है क्या, तो हमारे पास क्या है कि जिसमें हमारे पास प्रोसेस जिसमें क्या होता है, एंजाइम फेल टू कैटालाइज आ रिएक्शन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एंजाइम इनहिबिशन कहते हैं। मतलब क्या कि एंजाइम जो है अपना एक्शन जो है वो क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। अब एंजाइम अपना रिएक्शन जो है वो स्टॉप क्यों करते हैं, व्हाई डज एंजाइम स्टॉप देयर एक्शन, क्यों करते हैं, इसकी जो हमारे पास रीज़न है। ठीक है ना, वो रीज़न क्या है कि यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, एक केमिकल सब्सटेंस होगा। क्या होगा जी, एक केमिकल सब्सटेंस होगा। ठीक है ना, उस केमिकल सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, इनहिबिटर। ठीक है, इनहिबिटर हम उसको बोलते हैं। अब इनहिबिटर जो है ये क्या करता है, जैसे ही एंजाइम के साथ लगता है एंजाइम का एक्शन बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। अब इनहिबिटर जो है वो क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन सा हमारे पास केमिकल सब्सटेंस हो सकता है, इट मे बी साइनाइड्स। ठीक है, ये साइनाइड्स हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, ये एंटीबॉडी हो सकती है। ठीक है, एंटीबॉडीज़ हो सकती हैं। और ये क्या हो सकती हैं, ये एंटी मेटाबोलाइट्स हो सकती हैं। ठीक है, मेटाबोलाइट्स हो सकती हैं। और ये क्या हो सकते हैं, और ये पेनिसिलिन हो सकती है। ठीक है, पेनिसिलिन हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास ये क्या हो सकते हैं कि ये सल्फा ड्रग्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर एंजाइम के साथ आकर लगेंगी तो इससे क्या होता है कि एंजाइम जो है अपनी एक्टिविटी स्टॉप कर देता है, उसका रेट जो है वो ख़त्म हो जाता है, बंद हो जाता है, प्रोडक्ट की कन्वर्जन नहीं होती। ठीक है ना, जो सबस्ट्रेट आकर लगेगा एंजाइम से फिर वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा किस चीज़ में,
प्रोडक्ट में, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं किस चीज़ को, टाइप्स ऑफ इनहिबिटर, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँ टाइप्स ऑफ इनहिबिटर, ठीक है ना। आई लिख रही हूँ, उसका मतलब क्या है, इनहिबिटर है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, दो टाइप होती है इनहिबिटर की, ठीक है ना। पहली जो है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल, ठीक है। इरिवर्सिबल यानी कि हमारे पास ऐसा इनहिबिटर है कि जब वो एंजाइम के साथ आकर लगेगा तो ये रिलीज नहीं हो सकेगा एंजाइम से, ठीक है ना। अब ये किस तरह से हमारे पास एंजाइम के साथ बॉन्ड बनाता है, कैसा बॉन्ड होता है और एंजाइम के साथ क्या क्या करता है, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्या करता है। ये सबसे पहले अगर आकर अटैच होगा तो ये किस तरह से अटैच होता है, ये स्ट्रांगली अटैच होता है किस चीज़ से, एंजाइम से, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम इसके बॉन्ड की बात करें कि जब ये अटैच हो जाएगा तो ये एंजाइम के साथ एक बॉन्ड बनाता है, उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। कौन सा बॉन्ड बनाएगा वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। अच्छा, अब ये जो हमारे पास क्या है कि अगर ये बाइंड कर जाता है किस चीज़ के साथ, एंजाइम के साथ, तो एंजाइम की जो हमारे पास क्या होती है, शेप होती है, ठीक है ना। उस शेप को ये क्या कर देगा, उस शेप को ये डिसरप्ट कर देगा, नो गेन ऑफ शेप, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होगा कि जो एंजाइम की शेप है ना वो गेन नहीं होगी। अगर ये डिसरप्ट हो चुकी है तो ये बिल्कुल डिसरप्ट हो जाएगी, ये दोबारा अपनी शेप को गेन नहीं कर सकेगा। और इससे क्या होगा कि इससे हमारे पास क्या होगा कि जो एक्टिव साइट होगी एंजाइम की वो क्या हो जाएगी, वो ब्लॉक हो जाएगी। और अगर एक्टिव साइट ब्लॉक हो जाएगी तो एंजाइम जो है, एंजाइम काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एंजाइम काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ होता है अगर इरिवर्सिबल इनहिबिटर एंजाइम के साथ आकर क्या कर लेता है, बाइंड कर लेता है। दूसरा हमारे पास होता है क्या चीज़, दूसरा होता है हमारे पास रिवर्सिबल इनहिबिटर, यानी कि ऐसा इनहिबिटर कि जो अगर अटैच हो जाए एंजाइम के साथ तो ये रिमूव हो सकता है। अब इसके पास क्या क्या एबिलिटीज़ हैं, ठीक है ना, कि ये क्या करता है, इसका जो बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना, इसका बॉन्ड तो क्या था, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, इसका बॉन्ड किस तरह से बनेगा, ये हमारे पास वीक बॉन्ड बनाएगा। और ये जो बॉन्ड होगा ना, ये किस तरह का बॉन्ड होगा, ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अब यहाँ पर क्या है कि ये इसके पास क्या होता है, चांस होता है, ठीक है ना, चांस टू रिलीज, ठीक है ना, चांस टू रिलीज कि ये क्या करे, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम को रिलीज कर दे, ठीक है ना। इससे क्या होती है कि इसकी जो शेप होती है, एंजाइम की जो शेप होती है ना वो ख़राब नहीं होती, वो रीगेन हो सकती है, ठीक है। तो ये मेरे पास थे दो टाइप ऑफ इनहिबिटर, एक था रिवर्सिबल और दूसरा मेरे पास क्या था, इरिवर्सिबल, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को अब नेक्स्ट बताती हूँ। चले, यहाँ पर स्लाइड नहीं है, सो पहले मुझे स्लाइड ऐड करने दें, ठीक है। स्लाइड को मैं ऐड कर लूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ टाइप ऑफ इनहिबिशन, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है जी, टाइप ऑफ इनहिबिशन। चलें जी, अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इनहिबिशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ इनहिबिशन, ठीक है। पहले हमने किसकी टाइप पढ़ी थी, इनहिबिटर की टाइप पढ़ी थी। अब हम किसकी पढ़ेंगे, इनहिबिशन की टाइप पढ़ेंगे। तो उसमें पहले हमारे पास क्या आती है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। पहली मेरे पास क्या है जी, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अच्छा, इस इनहिबिशन में क्या होता है, बेसिकली हमारे पास इसमें कंपटीशन चलता है। कंपटीशन कैसे चलता है कि इसमें हमारे पास सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के दरमियान में कंपटीशन चलता है। देखो, सपोज कर लो मेरे पास ये एक एंजाइम है, ठीक है, ये एक एंजाइम है। अब देखो इसकी एक्टिव साइट इस शेप की है, ठीक है। अब क्या करना है कि हमने इसके साथ, इस एक्टिव साइट के साथ हमने सबस्ट्रेट को यहाँ पर अटैच करवाना है। अब सपोज कर लो कि मेरे पास एक्टिव साइट ये थी, ठीक है ना। अब मेरे पास सबस्ट्रेट की शेप बिल्कुल ऐसे है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि मेरे पास ये एक और मॉलिक्यूल है जिसको मैं क्या नाम दे रही हूँ, इनहिबिटर का नाम दे रही हूँ। अब सबस्ट्रेट और इनहिबिटर में यहाँ पर कंपटीशन चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि आप लोग अगर
इनहिबिटर की आप लोग शेप देखो तो ये मिलती जुलती है किससे, सबस्ट्रेट से। तो अब यहाँ पर चांस है कि यहाँ पर इनहिबिटर जो है वो एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर ले, ठीक है ना। और यहाँ पे सपोज कर लो यहाँ पर इनहिबिटर जो है यहाँ पर आकर अटैच हो जाए, यानी कि वो कंपटीशन को जीत ले। अब ये कंपटीशन कैसे जीतेगा, ये तब कंपटीशन जीतेगा अगर तो इसकी तादाद क्या होगी, हमारे पास सबस्ट्रेट की तादाद से ज़्यादा होगी। अगर इनहिबिटर सबस्ट्रेट से ज़्यादा हुए तो यहाँ पर इनहिबिटर जो है वो आकर क्या कर लेंगे, अटैच कर लेंगे, और यहाँ पर जो है वो कौन जीत जाएगा, इनहिबिटर जीत जाएंगे, ठीक है। तो ये था मेरे पास के कम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है वो क्या, किस तरह से हमारे पास compete करता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर इनहिबिटर जो है वो आकर अटैच हो भी जाए तो क्या इसको हम रिलीज़ कर सकते हैं, क्या हम एक्टिव साइट को जो है वो फ्री कर सकते हैं? यस, हम इसको फ्री कर सकते हैं, लेकिन कब, तब जब हमारे पास हम सबस्ट्रेट की तादाद को जब हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक और भी सवाल है कि अब अगर यहाँ पर इनहिबिटर जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ आकर अटैच होगा तो क्या ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एंजाइम क्या कर लेंगे, एंजाइम स्टॉप देयर रिएक्शन ही स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये ओरिजिनल चीज़ थी, सबस्ट्रेट जो थे वो ओरिजिनल थे और इनहिबिटर जो थे वो कॉपी थे, मिलते जुलते थे, लग तो गया उसके साथ, लेकिन एंजाइम अपनी जो रिएक्शन होंगे ना उसको क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, जिससे हमारे पास क्या होगा, नो कैटालिसिस, ठीक है। हमारे पास कोई भी कैटालिसिस नहीं होगी, मीन टू से कोई भी हमारे पास प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। समझ आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास होता है क्या चीज़, एक था कम्पिटिटिव इनहिबिटर और दूसरा मेरे पास क्या होता है, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है, इनहिबिशन, सॉरी, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। अच्छा, इसमें क्या है कि इसमें तो कम्पिटिटिव में तो हमारे पास क्या था, सबस्ट्रेट के जैसा इनहिबिटर था। इसमें क्या है कि इसमें हमारे पास क्या होता है कि एंजाइम के ऊपर आप लोगों को एक और साइट मिलेगी अदर देन दैट ऑफ द एक्टिव साइट। सपोज कर लो ये एंजाइम की क्या है, ये एंजाइम की सपोज कर लो ये है जी एक्टिव साइट। ये जो आप लोग साइट देख रहे हो ना अदर देन दैट ऑफ द एक्टिव साइट, इसको हम क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक साइट, ठीक है ना। अब क्या होता है कि सपोज कर लो ये मेरे पास क्या है, सबस्ट्रेट है और ये मेरे पास क्या है, इनहिबिटर है। तो जब क्या करेगा कि इनहिबिटर देखेगा कि ये एलोस्टेरिक साइट है तो ये क्या करेगा, ये इस एलोस्टेरिक साइट पर आकर क्या कर लेगा, बाइंड कर लेगा। अब जैसे ही एलोस्टेरिक साइट पर इनहिबिटर आकर बाइंड करता है तो इससे क्या हो जाता है कि एंजाइम की एक्टिव साइट को क्या जाते हैं, सिग्नल जाते हैं। और जब ये सिग्नल एक्टिव साइट पर पहुंचते हैं तो एक्टिव साइट क्या करती है, अपनी शेप को क्या कर देगी, चेंज कर देगी, ठीक है। पहले ये इस तरह की शेप थी, अब सपोज कर लो ये इस तरह की जो है हमारे पास क्या बन चुकी है, शेप बन चुकी है। तो अब सबस्ट्रेट को देखो इस शेप का है और मेरे पास एक्टिव साइट इस शेप की है। तो एक्टिव साइट फ्री होने के बावजूद भी सबस्ट्रेट उसके ऊपर ऑक्यूपाई नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो यही रीज़न है कि एलोस्टेरिक साइट पर जब ये आकर बाइंड होता है तो इससे एक्टिव साइट जो है क्या हो जाती है, अपनी शक्ल चेंज कर लेती है, सबस्ट्रेट उसके ऊपर आकर बाइंड नहीं कर सकता। और यूँ इस तरह से फिर क्या होता है कि हमारे पास जो कैटालिसिस है वो नहीं हो पाती, प्रोडक्ट में कन्वर्जन नहीं हो पाती। तो ये था टाइप ऑफ इनहिबिशन। होप कि ये आप लोगों को समझ आई होगी, ठीक है।